नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह एबी न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम अपनी बात शुरू करें उसके पहले हम खुद को इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि आज ये ज़रूरी है। नाम हमने आपको बता दिया। मेरा नाम अर्पिता सिंह है। मैं BMS की छात्रा हूँ और मेरे पिताजी किसान हैं, यानी हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। और हमें इस बात पे गर्व है कि हमारे पिताजी किसान हैं, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था, जय जवान जय किसान। दोस्तों, गर्व की भावना कब आती है? गर्व हमेशा सम्मान के बाद आता है। किसान अन्नदाता होते हैं, वो अन्न उगाते हैं जिससे हम सबका पेट भरता है। और इसलिए हमें ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं कि हाँ, हम एक किसान की लड़की हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों, क्या लाल बहादुर शास्त्री जी का वो चीज़, वो भारत, वो सपना जय जवान जय किसान का, क्या आज वो है? क्या उन्हें वो सम्मान मिल रहा है? अरे सम्मान क्या, उन्हें वो अधिकार भी नहीं मिल रहा है। हम कुछ नाम आपको बताते हैं। इन बीते 25 दिनों में से पंजाब के किसान दिल्ली बॉर्डर पे सर्दियों से जूझते हुए अपने ही हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस देश में जय जवान जय किसान कहा जाता है, जो देश लोकतांत्रिक देश है, वहाँ का किसान आज अपने सम्मान और गर्व की बात छोड़िए, अपने अधिकारों के लिए दिल्ली बॉर्डर पे बैठा हुआ है। किसी भी हमारे सत्ता पक्ष के किसी भी नेता मंत्री को उस बात से कुछ लेना देना नहीं है। उनका बस ये कहना है, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो किसान है। अगर आप नहीं तैयार हो तो दिखाओ ना कि हाँ, वो क्या है। हम कुछ नाम बताते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हमसे बड़े लोग भी होंगे, तो आप लोग खुद ही आकलन कर लीजिएगा कि वो किसान हैं या कोई और। लेकिन हमें जो लगा वो हम आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। और दूसरी बात, हम भले ही BMS स्टूडेंट हैं, डॉक्टर बन जाएंगे, बट मेरे पिताजी एक किसान हैं। उन्होंने उसी खेती के पैसे से वो उसी से हमें पढ़ा रहे हैं। और हमारे ही पिताजी के उम्र के पता नहीं कितने नागरिक भारत के किसान, हमारे बाबा के उम्र के, हमारे भाइयों के उम्र के, दिल्ली के सीमा पे इन सर्द हवाओं से लड़ते हुए अपने अधिकारों की मांग के लिए बैठे हैं। यहाँ तक कि उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वो जंतर मंतर तक जा सके, जहाँ वो जाना चाहते थे। हाँ, आपको कुछ नाम बताते हैं। जय सिंह, 37 वर्ष, भटिंडा। जतिंदर सिंह, जिनकी उम्र 26 वर्ष, वो भी भटिंडा से हैं। भीम सिंह, जिनकी उम्र है 40, समाना से। गुरप्रीत सिंह, 21 वर्ष, नवा शहर। गुरप्रीत सिंह, सिन्नौर। गुरजिंदर सिंह, इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष, गढ़शंकर। गुज्जन सिंह, 60 वर्ष, समराला से। गुरजत सिंह, मानसा से। बलजिंदर सिंह, उम्र 31 वर्ष, पायल से। सुरविंदर सिंह, नवा शहर से। रविंदर पाल, खन्ना से। मेवा सिंह, उम्र 45 वर्ष, ये मोगा से हैं। भाग सिंह, इनकी उम्र 75 वर्ष है, ये लुधियाना से। बलबीर सिंह, 57 वर्ष, अजनाला। राजकुमार,
नवांशहर, मक्खान सिंह मोगा, ताप सिंह सानौर, सुखदेव सिंह फतेहगढ़ साहिब, पाल सिंह नाभा से, धन्ना सिंह मानसा से, कुलविंदर सिंह जिनकी उम्र थी 45 वर्ष होशियारपुर, लखवीर सिंह तलवंडी साहिब। दोस्तों ये वो नाम हैं जो पंजाब से दिल्ली जा रहे थे अपने अधिकारों के मांग के लिए और इनकी मृत्यु हो गई। आज ये इस दुनिया में नहीं है। अब आगे क्या होता है हम नहीं जानते, लेकिन अभी जो है आज की परिस्थिति देखा जाए, और ये तो वो है जो सामने आया, अब इसके पीछे और भी जाने गई हूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये वही लोग हैं जो इस आंदोलन में भाग लेने के लिए या मतलब किसान भाइयों को सपोर्ट करने के लिए, और वो लोग खुद भी किसान ही हैं, क्योंकि वो भी कहीं इसमें से हमने जितनों का नाम बताया है, हमने जगह के नाम भी बताया है, आप खुद समझ सकते हैं। वो किसी बड़े शहर से नहीं थे, पंजाब के ऐसे ही पिंड से थे, लेकिन वो जब वहाँ से कुछ तो दिल्ली सीमा पे पहुँच के कुछ लोगों ने दम तोड़ा, कुछ लोगों का रास्ते में दुर्घटना हुआ, कुछ लोगों ने सुसाइड करा, लेकिन ये भी सच है कि 33 परिवार ने मतलब 33 परिवार ने अपने परिवारजनों को खोया, और 33 परिवारों में 27 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वहाँ पे जो बैठे हैं वो रईस किसान हैं, दूसरे राजनीति पद से भ्रमित किए हुए किसान हैं। कुछ का कहना है कि हमारे अराजक तत्व हैं, समाज में अराजकता फैलाने के लिए हैं। तो हमारे कृषि मंत्री, हमारे वित्त मंत्री, ये लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? वो साबित करें ना कि हाँ वो अराजकता के हैं। उन्हें तो अपने चुनाव प्रचार से ही फुर्सत नहीं है। अब यहाँ ये भी सवाल उठता है कि इतने मौतों का बोझ अपने कांधे पर उठाए जो किसान दिल्ली की सीमा पे इन सर्द हवाओं से लड़ रहे हैं, क्या वो ऐसे ही घर लौट जाएंगे? दोस्तों, आप पंजाब का सच जानना चाहते हैं? हम लोगों ने हमेशा आत्महत्या की खबरें पढ़ी, विदर्भ, तमिलनाडु, तेलंगाना, मारवाड़ा, पुनिया, कहीं उत्तर प्रदेश, हर जगह से आई, लेकिन पंजाब से हमने कभी भी आत्महत्या की खबर शायद ही सुनी हो। लेकिन वो सच नहीं है। वहाँ की सियासत ने हमेशा किसानों के दर्द को दबा दिया है, कभी सामने आने ही नहीं दिया। हम आपको डाटा दे रहे हैं, और ये डाटा इसलिए विश्वसनीय है क्योंकि ये डाटा कोई मेरा नहीं है, हमने कोई सर्वे नहीं किया है। ये मतलब जैसे जिन पे एक भरोसेमंद संस्थाओं का और खुद गवर्नमेंट के ही मिनिस्ट्री का ये डाटा है। ये डाटा है, जो डाटा हम बता रहे हैं कि ये डाटा है पंजाब के 3 यूनिवर्सिटी जिन्होंने इस पर रिसर्च और सर्वेक्षण करा है, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी है, और भारत सरकार NCR भी, इन तीनों के आधार पे ये डाटा है। और उस डाटा में ये है कि 2001 से लेकर 2020 तक में हमारे 20,000 किसान भाई आत्महत्या कर चुके हैं। और इसका मेन वजह कर्ज में होना। पंजाब का हर तीसरा किसान
गरीबी रेखा से नीचे है। पंजाब का ये सच है। और इन खुदकुशी की वजह जो है वो है कर्ज, और उसके बाद भी कुछ जो मदद करनी चाहिए वो भी नहीं इन्हें मिलती, क्योंकि फसल बर्बाद होने पर बीमा की बात तो आप छोड़ दीजिए, इनकी लागत मूल्य भी नहीं दिया जाता है। कल 14 आढ़ती के यहाँ छापे मारे गए पंजाब में, लेकिन ये छापा किसने मारा? हमारे नौकरशाहों ने। उन्हें भी ये समझना चाहिए कि नौकरशाही हमारे यहाँ गुलाम नहीं है, किसी राजनीतिक पक्ष का गुलाम नहीं है। हाँ, अब बस वो अपना काम ईमानदारी से सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो आदेश दिया गया है वो हमारे देश के लिए सही है। लेकिन जब सत्ता पक्ष ही संदेह के घेरे में हो, जब वो खुद ही गैर कानूनी हो, तो उस सत्ता को पलट देना चाहिए। हम पंजाब के किसानों को, अगर आज हम पंजाब के किसानों की मांग को देखा कर रहे हैं, हम इन 33 मौतों को अनदेखा कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ये जहर पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा और हर किसान की यही दशा होगी जो आज पंजाब के किसानों की है या हरियाणा के किसानों की। एक बुजुर्ग रोते हुए कहते हैं, पंजाब से हैं जो कि हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है, ना तो सरकार हमारा सुन रही है और ना ही अदालतें। उन बुजुर्ग के आंखों से निकले हर आंसू में हमारा लोकतंत्र बह रहा था। और ये हमारी मजबूरी भी है, हम कर क्या सकते हैं। आप उनके तकलीफ को महसूस करिए। मानते हैं हमारे नौकरशाही भी कुछ हद तक उन्होंने भी हमें सपोर्ट करा, इसके गवाह हैं वो 25 करोड़ कर्मचारी जिन्होंने उनके लिए एक दिन की हड़ताल रखी। लेकिन आज वो समय है कि जब सिर्फ कृषि अधिनियम या श्रमिक अधिनियम को ही हटाने के बजाय इस सत्ता पक्ष को साफ करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि हमारी सत्ता पक्ष तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि, और जिस देश की राजनीतिक तौर पर देश की सत्ता ही जब यह न माने कि नागरिक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि कानून बनाते वक्त अदालत जाने के रास्ते भी बंद कर दिए, तो उस देश का क्या होगा। और पंजाब के किसान हमसे अलग नहीं हैं, हम उन्हें देश से अलग नहीं कर सकते, वो भी हमारे जैसे ही हैं और हम एक ही देश के नागरिक हैं। आज पंजाब, और ये भी है और हाँ, कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है, अगर कुछ बुरा हुआ है आपके साथ तो कुछ अच्छा भी होता है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह के कोने कोने से किसान भाई और कुछ कर्मचारी लोग भी किसानों का सपोर्ट कर रहे हैं और निकल रहे हैं। लेकिन अगर इस पे जल्द ही कुछ नहीं होता है तो क्या ये 33 मौतें बढ़ के और आगे जाएंगी? वो किसान यहाँ बैठे हैं, अगर वो अपने घर पे होते तो कुछ अन्न उगाते। हमने क्यों कहा कि हमें गर्व है कि हमारे पिताजी किसान हैं? हमने इसलिए कहा क्योंकि एक बार नौकरशाह गुलाम हो सकता है, राजनेता उद्योगपतियों का गुलाम हो सकता है, बट अन्नदाता कभी किसी का गुलाम नहीं हो सकता। और उसे सम्मान, उसके अधिकार की बात नहीं, उसे वो सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी है। उद्योगपतियों के वो लोहे के कारखाने से नहीं है।
और हमारे हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि अरे वो तो मतलब भ्रमित किसान हैं, अराजक तत्व हैं। और कुछ लोग तो वहाँ मतलब वो 2,000 रुपये जो देते हैं, यानी कि 16 रुपये 50 पैसे एक आदमी का, एक परिवार का, उसमें हमारे किसान इतने रईस हो गए कि वो वहाँ पे आके फ्री में खा रहे हैं, बैठे हैं उनके उन्हीं 2,000 से, और मतलब सेल्फी खिंचवाने आ रहे हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता की पराकाष्ठा। इन्हें सिर्फ चुनाव लड़ना है। चुनाव में वोट कौन देगा? जनता ही देगी। और हमारे देश का सबसे बड़ा कारण जो आज तक हम लोग ये बर्दाश्त कर रहे हैं, आज तक हम गुलाम रहे, कभी अंग्रेज़ों के, कभी बाहर के लोग आए, यहाँ तक कि गुलाम वंश के भी गुलाम रहे हम। वो इसलिए क्योंकि हमारे देश में इतनी असमानताएं हैं कि आप किसी को भी किसी की तरीके से आप बांटा जा सकता है। एक किसान के खिलाफ किसान खड़ा हो जाएगा, नौकरशाह के खिलाफ नौकरशाह खड़ा हो जाएगा, ईमानदार के खिलाफ ईमानदार खड़ा हो जाएगा, मिडिल क्लास के खिलाफ मिडिल क्लास खड़ा हो जाएगा, आदिवासी के खिलाफ आदिवासी खड़ा हो जाएगा। हमारी न्यायपालिका का कोई मतलब ही नहीं है। और आज हमें ये कहने में बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय पंगु हो चुका है, उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। वो हमारे देश के हमारे देश के नागरिकों को न्याय नहीं दे सकता, क्योंकि वो सत्ता पक्ष का गुलाम हो चुका, और सत्ता पक्ष उद्योगपतियों का गुलाम। और ऐसे ही चलता रहा तो अभी जिस तरह से लोग सत्ता पक्ष की बात कर रहे हैं, हमने अपने एक वीडियो में एक बार और भी कहा था कि जैसे आज लोग वहाँ बैठे हैं, दिल्ली के सीमा पे सुप्रीम कोर्ट पे बैठेंगे। मेन चीज़ ये है कि और हमें ये समझने का प्रयास करना है कि आज जनता को एकजुट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सत्ता अगर ये मतलब हमारे किसान भाई मर रहे हैं, सरधावा में हैं, और हमारा सत्ता पक्ष जो है उसे प्रदेशों के चुनाव के लिए नौटंकी करने के लिए और प्रचार करने के लिए मतलब उससे फुर्सत ही नहीं मिल रही कि वो उनसे बात करें। पश्चिम बंगाल में क्या इस कंडीशन में जहाँ इस टाइम जब हम हैं, तो यहाँ पे क्या ये ऐसा सही है कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी खुद और उनके अलावा 7 कैबिनेट मिनिस्टर, और उन्हें पश्चिम बंगाल भेज दिया गया है एक सांसद सीट देके कि हाँ आप उन 7 संसदीय क्षेत्र को देखें, और जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी हैं। ये सब 7 विधानसभा को देख रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। हैदराबाद के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में भी 18 मंत्री और 2 राज्यों के मुख्यमंत्री थे। तो क्या हमारा जो राजनीति है वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है, और हम जो हैं सिर्फ वोट देने के लिए हैं? हमारा कोई अधिकार नहीं है, हम कुछ नहीं मांग सकते? देखिए, आप उन बुजुर्ग के आंखों के आंसुओं को देखिए, जिनके आंसुओं से आज हमारे देश का लोकतंत्र बह रहा है। उन 33 परिवारों का सोचिए जिन्होंने अपने यहाँ का सदस्य खोया है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सत्ता पक्ष सही है या जो वहाँ बैठे किसान सही है। हाँ, लेकिन ये है, एक शेर है ना,
मजरू सुल्तानपुरी जी का, कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। और इस आंदोलन में भी अब कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है, शायद अधिकार हमारे किसानों को उनका अधिकार मिल सके, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर ही आज मतलब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को एक और तगड़ा झटका लगा, यानी एनडीए को। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी आरएलपी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। पार्टी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने किसान आंदोलन के समर्थन में 26 दिसंबर को 2 लाख किसानों को लेकर राजस्थान से दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। यानी कि वो 2000 किसान जो आ रहे हैं, वह जो यहाँ दिल्ली बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। इससे पहले किसानों के मुद्दे पर ही एनडीए के सहयोगी दल अकाली दल ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। एनडीए के सभी सहयोगी दलों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, जो किसानों को कृषि कानून के लाभ समझाने का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सिंधु बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले बेनीवाल ने कहा था, बीजेपी के पास 303 सांसद हैं, जिस वजह से वह कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है। वो 1200 किलोमीटर दूर राजस्थान के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होने के ऐलान के बाद हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में एनडीए का साथ छोड़ा है, क्योंकि ये नया कृषि कानून किसान विरोधी है। अब आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो सत्ता पक्ष का जो सहयोगी दल है, उसे भी उस जो ये आया है कृषि नया कानून अधिनियम पारित किया गया है, जो भी बना है, वो भी उससे संतुष्ट नहीं है, इसलिए वो उनका साथ छोड़ा है। अकाली दल ने भी इसीलिए उनका साथ छोड़ा। और जब आपके साथ वाले ही उस पर भरोसा नहीं है उन्हें ही, तो आप खुद समझ सकते हैं कि किसानों को कैसे हो सकता है। और ये लोग इतनी आसानी से सत्ता पक्ष का साथ नहीं छोड़ते, अगर उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होता तो गलत, क्योंकि हर चीज़ की एक सीमा होती है। जब आप उस सीमा को पार कर जाएंगे तो फिर आपका विनाश निश्चित होता है। बीते 19 दिसंबर को ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में 3 संसदीय समितियों से इस्तीफा दे दिया था। बेनीवाल ने अपना इस्तीफा पत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भेजा था। इस राजनीतिक समीकरण से यह भी साफ हो गया कि एनडीए के समर्थक दलों के मुखिया और उनके कार्यकर्ताओं को भी मौजूदा सरकार के शासन व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। बाड़मेर में उन्मुख, क्योंकि इस इस्तीफे की वजह एक और मानी जा रही है। मुख्य वजह जो है वो है बाड़मेर में उन पर जो हमला हुआ था, हमले से जुड़े मामले में विशेषाधिकार हनन का मामला बना था, जिसमें संसद के दखल के बाद भी 1 साल तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और ना ही कोई कार्रवाई हुई। आप बताइए, जो एनडीए सत्ता पक्ष में बैठा हुआ है, उसके सहयोगी दल के साथ ऐसा हो रहा है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है, उसके मतलब उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तो हमारे किसान भाई कितने लाचार होंगे, ये आप सोचिए। आज देश के हर नागरिक को ये बात सोचनी चाहिए और हम अपने अन्नदाताओं का समर्थन करना चाहिए। हम आपको बताते चल रहे हैं, बाकी आप लोग खुद से आकलन करिएगा कि अगर वो अराजक तत्व हैं या सेल्फी खिंचवाने आ रहे हैं, तो ये लोग क्यों अपनी पार्टी छोड़ रहे हैं। ना तो ये न्याय व्यवस्था सही से दे सकते हैं, ना ही हमें हमारा अधिकार दे सकते हैं, तो फिर ये कर क्या सकते हैं। ये खुद तो उद्योगपतियों के गुलाम हैं और वही गुलामी हम लोगों को भी देना चाहते हैं।
लेकिन भारत का किसान न कभी गुलाम था, न गुलाम है, न गुलाम कभी होगा। भले ही आज उन जो वृद्ध थे, जो बाबा थे, उनके आँखों से लोकतंत्र बह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है, लोकतंत्र बचेगा। हमारा लोकतंत्र भी होगा और सबको अधिकार भी मिलेंगे। बस हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। और अगर हम ऐसे ही बटे रहे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम सिर्फ उद्योगपतियों के गुलाम बन के रह जाएंगे। और वो होंगे उद्योगपति सिर्फ 3, अंबानी, अडानी, बाबा रामदेव। अब फैसला आपको करना है दोस्तों कि आप लोग हमारे किसान भाइयों के साथ देंगे या नहीं। और हाँ, हमने अभी आपसे कहा ना मजरू सुल्तानपुरी जी का जो शेर, कि हम चले थे जानिबे मंजिर बगैर, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ऐसा ही है, ऐसी ही एकजुटता कोरोना काल में भी दिखाया गया था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये, मतलब जो मीडिया कर्मी हम कह रहे हैं कि हाँ मीडिया कर्मी हमें सही बातें नहीं दिखाते हैं, ये सही है। हम आज मीडिया कर्मी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें भी लग रहा है कि हाँ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और वो जो हमारे मतलब मीडिया है वो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। कोरोना काल में जैसे सब लोग एक सूत्र में मतलब पिरो गए थे, एक ही जैसे एक साथ एकजुट हो गए थे, आज वही एकजुटता दिखाने की आवश्यकता है उस किसान विरोधी आंदोलन, किसान कृषि विरोधी जो अधिनियम है उसके लिए। हाँ, और उसके लिए हम आपको कोरोना की काल की भी बात बता रहे हैं। ये बातें हैं बिहार इलेक्शंस की ही बातें हैं। अंजना ओम कश्यप आज तक की फेमस एंकर हैं और उन्हें गोदी मीडिया का नायिका माना जाता है। लेकिन जब सत्ता पक्ष हर सीमा पार कर गया तो शायद उन्हें उनका ज़मीर जागा, उन्हें अपने कर्तव्यों का आभास हुआ। उन्होंने बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता बीजेपी वो सुधांशु त्रिवेदी, ये वही सुधांशु त्रिवेदी जिन्हें हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जो कश्मीर में मतलब कश्मीर के चुनावी परिणाम आने के बाद वो कह रहे थे कि नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे। ये वही हैं। अंजना ओम कश्यप ने सुधांशु जी को अपने हल्ला बोल कार्यक्रम में कहा कि आज तक के हल्ला बोल के उसमें कि इतिहास पर बहस नहीं हो रही है, वर्तमान स्थिति पे बात हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश को बार बार बेइज्जत कर रहे थे। इस पे वो अंजना ओम कश्यप ने कहा क्योंकि यहाँ बात देश की आ गई तो वहाँ इंसान एकजुट होगा, वो चाहे प्रेस से हो या और किसी और भी नौकरशाही से। उन्होंने कहा कि इतिहास पर बहस नहीं हो रही है, वर्तमान स्थिति पे बात हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश की बार बार बेइज्जती कर रहे हैं, आप उस पर बात करने के बजाय 4-5 दशकों के पहले का उदाहरण दे रहे हैं और वर्तमान के सवालों से पीछा छुड़ा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी को अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके ऊपर ऐसा प्रहार होगा, वो कुछ नहीं बोले। उसके आगे मतलब अंजना ओम कश्यप ने कहा कि सुधांशु जी को कांग्रेस की चिंता है, गौरव वल्लभ जी को बीजेपी कार्यकर्ताओं की चिंता है। सुधांशु जी, आप लोग ही तो कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का दशकों तक जो शासन रहा उसमें उन्होंने संस्थाओं को, इतिहास को अपने तरीके से मोड़ा और नियंत्रित किया है। ये ललक तो आपके अंदर भी दिखाई दे रही है, आप लोग भी तो उसे पलट ही रहे हैं।
उन संस्थाओं पर क्या आप अपने नियंत्रण का प्रयास नहीं कर रहे हैं? इस बात का आप एक ईमानदार जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप भी तो वही प्रक्रिया दोहरा रहे हैं। सुधांशु जी बिल्कुल खामोश। उनके पास कोई बात इस बात का जवाब नहीं था। और ये सवाल पूछने वाली वो एंकर थी जिसे गोदी मीडिया का नायिका माना जाता है। मतलब कि वो सत्ता पक्ष के ही बारे में हमेशा बात करती है। ऐसा कहा जाता है कि बिहार चुनाव में इन लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को ही अच्छा ठहराने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जनता एकजुट होगी तो सत्ता पक्ष को झुकना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, कभी भी तानाशाही नहीं चली है और न चलेगी। जबकि इसके लिए जो आप कहते हैं ना, देखिए जैसे अंधविश्वास में हम अपने नौकरशाहों से यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, आप इसलिए करते हो क्योंकि वो आपका ड्यूटी है, आप सोचते हो कि वो हमारे देश के लिए सही है। लेकिन जब हमारा जो सत्ता पक्ष है वही गैर कानूनी है, तो फिर वहाँ कानून कहाँ से आया? लेकिन अंजना कश्यप ने जो कहा, अगर उसी तरह से सारे पत्रकार अपनी डिबेट में गवर्नमेंट की अच्छाई और बुराई दोनों बताएं और सारे खबरों को पूरी पारदर्शिता से दिखाएं, तो जनता को इससे काफ़ी मदद मिलेगी अपनी आवाज़ उठाने के लिए। कोरोना को लेकर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं संदीप चौधरी जी। मोदी जी बात करने में तो बहुत आगे हैं, उसमें तो उनकी कोई सानी नहीं है। उन्होंने कहा, वो मोदी जी अपना मंत्र दे रहे थे लोगों को कि आप मतलब अपना ख्याल रखिए, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिए, बाहर मत आइए जाइए, नियमों का पालन करिए। इस पर सुधीर चौधरी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, सिर्फ लोग बेपरवाह नहीं हुए हैं, हमारा सिस्टम, हमारा व्यवस्था, हमारे मंत्री, हमारे देश के कर्ता धर्ता जिसमें आप भी आते हैं, वो भी बेपरवाह होते दिख रहे हैं। ये बात है बिहार चुनाव के समय की। प्रधानमंत्री लोगों को एहतियात बरतने को कह रहे हैं और खुद 23 अक्टूबर से 12 रैलियां करने वाले हैं। नीतीश कुमार होंगे ही प्रधानमंत्री के साथ, क्योंकि उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। अमित शाह जी होंगे, वो गृह मंत्री हैं, साथ ही जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 20 से ज़्यादा रैलियां करने वाले हैं। ये हम दोस्तों बता दें फिर से कि ये बिहार चुनाव के पहले की बात है, कोरोना संकट जब काफ़ी गहरा था। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रैलियां कर रहे हैं। तो हम कौन से जंग लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ? दवाई आई नहीं तो फिर हमें ढिलाई क्यों बरत रहे हैं? राजनीति चलती रहे तो पूरा देश संयम बरते, पर राजनीति चलती रहे, देश संयमित रहे, लेकिन उनकी राजनीति नहीं रुकनी चाहिए। देश भले रुक जाए, उनकी रैली ना रुके। तो क्या हम मोदी मंत्र से कोरोना को हराएंगे? 2 गज दूरी, लेकिन राजनीति है मजबूरी। वो जो उसको लोग बोलते हैं कि 2 गज दूरी एहतियात है जरूरी, लेकिन यहाँ पे तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि 2 गज दूरी, लेकिन राजनीति है मजबूरी। और इसी बात पे आगे और संदीप चौधरी जी ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी मानते हैं अगर जनता बेपरवाह हो रही है तो ये सत्ता मतलब जो ये नेता हैं अपने मतलब राजनीतिक जमात क्या कर रहे हैं? ये तो वही हुआ कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। आप बोल कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। आप रैली करोगे तो लाखों की भीड़ आएगी ही आएगी, तो उसमें 2 गज का डिस्टेंस होगा। हाँ, हम मानते हैं कई जगह हमारी मीडिया ने कई बातों को दबा भी दिया।
एक कोनिका कपूर आती हैं लखनऊ में पार्टी करने, उसको वो मतलब कोरोना पॉजिटिव पाई जाती हैं, इसके लिए पूरे देश में हंगामा मच गया। वही मथुरा में शिलान्यास हुआ और जिन पुजारी के हाथों शिलान्यास हुआ वो खुद कोरोना पॉजिटिव थे और उसी के बाद उनका डेथ भी हुआ और वहाँ लाखों का हुजूम था, लेकिन उसे उतना हाईलाइट नहीं किया गया जितना कि कनिका कपूर को उनकी इतना हाईलाइट किया गया कि उनका कैरियर बर्बाद हो गया। सुशांत सिंह राजपूत बहुत तेजी से सब उठे थे, क्या हुआ? सुब्रह्मण्यम स्वामी कहाँ गायब हो गए? जिसकरण भंडारी जी कहाँ चले गए? आज हमारे देश की स्थिति यह है कि विपक्ष की भूमिका जनता को ही निभानी है और उम्मीद है ये सब चीज़ें देख के आप लोग ज़रूर वो करेंगे, आप विपक्ष की भूमिका निभाएंगे क्योंकि हम हमारा अधिकार लेंगे, वो क्योंकि वो हमारा अधिकार है। हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, इसलिए हम अपने अधिकार लेने के काबिल भी हैं। हमारे किसान भाई अधिकार उन्हें तब नहीं मिलता जब वो अपना काम बंद कर देते। एक नौकरशाह उद्योगपति अपना काम बंद कर देता है, लेकिन हमारे किसान भाइयों ने कोरोना काल में भी अपना फसल उगाया, कभी उन्होंने काम नहीं बंद किया। तो ज़्यादा सम्मानित और ज़्यादा अधिकार किसका हुआ? किसान भाइयों का। हमारे अमित शाह जी जो कि गृह मंत्री हैं, उन्हें पश्चिम बंगाल में 4 महीने बाद इलेक्शन होने वाले उसकी चिंता है, वहाँ पे उन्होंने 7-7 मंत्रियों को भेज दिया, जो भी कैबिनेट मंत्री, कोई जल मंत्री, कोई पर्यटन मंत्री। क्या हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें सब कुछ ठीक ठाक अपने वे पे चल रही हैं जो उन मंत्रियों को ये भेज दिया गया कि आप जाइए पश्चिम बंगाल और वहाँ पे देखिए? लेकिन आप कितना रोकेंगे? जब जनता अपने पे आएगी तो सत्ता पक्ष का वजूद भी मिट जाएगा। अगर उन्होंने धीरे धीरे करके हर पार्टी को खोखला किया है तो उनकी जड़ें भी कट जाएंगी। अभी राजस्थान से आ रहे हैं, इनके सहयोगी दल इनका साथ छोड़ रहे हैं। अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश से भी किसान आ रहे हैं। हम मानते हैं हमने अपने 33 किसान भाई खोए, जिसमें एक की उम्र तो मात्र 16 वर्ष थी, उसने अभी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी और सबकी आंखों में ये सपना था क्योंकि उन्हें ये विश्वास था कि वो एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, वो जब वहाँ जाएंगे अपनी बात को रखेंगे तो गवर्नमेंट मानेगी। लेकिन हमने कहा ना कि उन वृद्ध के आंखों के जो आंसू गिर रहे थे, उन आंसुओं के साथ हमारे देश का लोकतंत्र भी बह रहा था। और जब सत्ता पक्ष इतना ही निरंकुश हो जाए तो उसे साफ कर देना ही अच्छा है। आगे आप लोगों की मर्जी। हम आगे अपनी वीडियो फिर से और भी जो जानकारी मिलेगी हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर हमें हमारी बात आपको पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत। साथ में आज हम ये भी कहना चाहेंगे कि फिर से लाल बहादुर शास्त्री जी के उस लाइन को अपने जहन में बिठाइए, जय जवान जय किसान, क्योंकि हमारे जवान भाइयों की हालत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो हम कल वीडियो में आपको बताएंगे। मतलब जिन दो को सबसे ज़्यादा सम्मान मिला है, जो उसके सबसे ज़्यादा अधिकारी हैं, वही दोनों लोग आज बिल्कुल बेबस हैं। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, 3 जगह हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं और सबका लगभग सबके घर की परिस्थितियां वही हैं, चाहे वो नेता राकेश टिकैत हो या मध्य प्रदेश से आए हुए शिव कुमार, इनकी घर की परिस्थितियां भी इनके अनुकूल नहीं हैं। इस देश का हर तबका हैरान और परेशान है, लेकिन अकेला है और अकेले जंग नहीं जीती जा सकती, क्योंकि हमने
एक गलती कर दिया है विपक्ष को ख़त्म करके, तो अब हमें खुद ही विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। अब बदलने का वक्त आ गया है, क्योंकि हमारी सत्ता पक्ष और न्यायपालिका दोनों ही उद्योगपतियों की गुलाम है। नहीं तो दो सेम फील्ड से जुड़ा हुआ इंसान, एक का व्यक्तिगत मामला उसके मतलब पैसे से जुड़ा हुआ मामला नहीं था, लेकिन उनकी हेवियस कॉर्पस याचिका और अंतरिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्सेप्ट भी करती है और उनका लिस्ट भी हो जाता है। और उस बार सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद ही ये बात लिखते हैं कि आप अगर मतलब ये अत्यंत दुखदपूर्ण बात है कि अर्णब गोस्वामी का हमेशा लिस्ट हो जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट को और भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो कि उससे बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हैं, लेकिन उनके नाम अभी तक लिस्ट नहीं हुए। और वहीं कप्पन जो पत्रकार जिनको मथुरा में पकड़ा गया था, उनको सुप्रीम कोर्ट उनको 4 अक्टूबर को हिरासत में लिया जाता है और डेट दिया जाता है 15 दिसंबर का। तो बात सिर्फ अब किसान की नहीं है, ये भारत के हर नागरिक की कहानी है। यही वो किसी भी पेशे में है, कहीं भी है, सबके साथ यही परिस्थितियां आने वाली हैं, क्योंकि हम जिस आर्थिक मंदी में हैं यहाँ से हमें मोदी मंत्र नहीं बचा सकता है। हम जिन मनमोहन सिंह जी का मजाक उड़ाते हैं, वो आपको लगता है कि मोदी जी आपको चावल और एक कोटे का दे रहे हैं, और जिस दिन उनका अगर ये बिल पारित हो जाता, उनका एमएसपी अपने आप ख़त्म हो जाता, तो 14 हाथियों के घरों पे जो छापेमारी करी गई है, मानते हैं उन लोग के पास ये भी है कि हाँ उन पे आरोप लगते रहे हो कि वो किसानों का शोषण करते हैं, लेकिन एक सीमा में। जैसे हमने कहा ना कि मीडिया भी, अगर हम सभी इकट्ठे हो जाएं तो मीडिया भी हमारे साथ ही होगी, उनके साथ नहीं होगी, जैसे कि कोरोना काल में हुई थी। फैसला आप लोगों का है। क्या आप चाहेंगे कि हाँ आने वाली पीढ़ी या हम लोग भी, जैसे हमारे पिता का सपना है कि हम डॉक्टर बन के जाएँ, वैसे वहाँ जो और किसान बैठे हैं हमारे पिता के उम्र के, हमारे बाबा के उम्र के या मेरे भाई के उम्र के, उनके भी तो कुछ सपने होंगे। वो कोई इतने रईस खानदान से नहीं आए हैं और ना ही मोदी जी के 2000 रुपये से आए हैं, मतलब सेल्फी खिंचवाने आए हैं जैसा कि उनका कहना है। अंधविश्वास में विश्वास शब्द जुड़ा है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम अंधविश्वास को बढ़ावा दें। और उसी तरीके से जब हमारा सत्ता पक्ष ही गैर कानूनी है, तो हम जो वो कानून पारित कर रहा है उसे हम क्यों स्वीकार करेंगे। रही बात हमारी न्यायपालिका की, तो हो सकता था इससे कुछ समय पहले हमें ये कहने में संकोच होता है, क्योंकि उससे हमारे देश की ऊपर बहुत सारे प्रश्न लगते, लेकिन अब हमारे देश की सारी हकीकत पूरे विश्व में जग जाहिर हो चुकी है, हमें छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम सीधा बोल सकते हैं कि हमारा सत्ता पक्ष और हमारी न्यायपालिका दोनों ही उद्योगपतियों का गुलाम है। विपक्ष की भूमिका हमें अदा करनी है, हमें एकजुट होना है। जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी इस परेशानी से छुट्टी मिलेगी हम लोगों को, और हमारा देश भी शांतिपूर्वक चलेगा। क्योंकि अभी कोरोना काल में इतने लोग, मतलब कितने लोगों ने सुसाइड करा है, क्या क्या हुआ, और राजनेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें चुनाव लड़ना है बस। और इस चुनाव में आपको बताना है कि कैसे सत्ता पलटा जाता है। रही बात कोरोना की, मोदी 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 जी ने कहा हमने एकदम सही टाइम पे, अगर लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो मतलब बहुत कुछ हो जाता। क्या सही टाइम पे लगाया? 21 तारीख को जब वहाँ पे 21 मार्च को जब मध्य प्रदेश में उन्हें सरकार बनानी थी, जब तक उनकी सरकार नहीं बनी उन्होंने कोरोना, जबकि इन्हें पता था दिसंबर से ही कि कोरोना इंडिया में है। केरला ने उनके यहाँ जो एक यात्री था, एक आया केरला चाइना से,
उसके कोरोना पॉजिटिव था, वो तुरंत हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को वो न्यूज़ दे दिया गया था। और आप लोग ही, जिन मोदी के अंधभक्त लोग, जो कि राहुल गांधी को उनके कहने से आप लोग भी ये बोलते हो कि अरे वो तो बेवकूफ़ है। वो बेवकूफ़ नहीं, और ना ही आपके मोदी जी इतने समझदार। उन्होंने दिसंबर में ही बोल दिया था कि कोरोना जैसी महामारी आने वाली है 19 में ही, लेकिन उन्हें, और ना ही आज तक कभी प्रेस वालों ने ये चीज़ दिखाई कि हाँ राहुल गांधी ने इसको बहुत पहले कह दिया था कि हाँ ऐसी आपदा आने की आशंका है हमारे देश में। यही तो है वो मोदी जी। वो क्या शासन व्यवस्था चलाएंगे? वो कुशीनगर में जाते हैं तो वहाँ बताते हैं कि यहाँ पे आके रहीम दास जी, कबीर दास जी, ये लोग मतलब सत्संग किया करते थे। अरे जिनके जन्म में ही 100 साल का अंतर है, वो सत्संग कहाँ से करेंगे एक साथ बैठ के? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बताते हैं कि सन 1857 का जो मतलब क्रांति हुई थी, उसे इतिहास अगर नहीं बदला जाएगा, मतलब अगर हम सही इतिहास नहीं लोगों को बताएंगे तो वो सभी लोग ये घटना ही समझेंगे। उसे कोई नहीं घटना समझ रहा है कि हाँ मतलब एक मामूली घटना था, कि हाँ थोड़ा सा विद्रोह हुआ था। उनका कहना है कि वो वीर सावरकर जी ही थे जिन्होंने वो किया, जबकि हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं था। 1857 की क्रांति मंगल पांडे जी से शुरू हुई थी। और रही बात वीर सावरकर जी, वो बहुत ही, ये सही है, वो हमारे लिए बहुत ही सम्मानीय इंसान है और वो हमारे देश के नागरिक थे, इस बात का हमें गर्व है। लेकिन अफसोस कि जिस समय की वो बात कर रहे हैं, उसके 100 साल बाद वीर सावरकर जी का जन्म ही हुआ, तो वो कहाँ से पहले से ही वहाँ आ गए? जिनको अपने देश के इतिहास के बारे में नहीं पता, वो हमारे गृह मंत्री हैं, जो रहीम दास, कबीर दास, रामदेव दास सबको एक साथ सत्संग में बिठा दे रहे हैं, जबकि उन लोगों के मतलब जन्म में ही 100 साल का अंतर हो। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे राष्ट्रपति जी का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो केवल माथा टेकते हैं कोविंद जी। देश को बचाना है तो विपक्ष की भूमिका निभाइए। अगर अन्नदाता ही नहीं रहेंगे तो कोई नहीं रहेगा, और देश का नागरिक चाहे तो सत्ता पक्ष कभी भी पलट सकता है। तानाशाही तो हिटलर और नेपोलियन बोनापार्ट की भी नहीं चली थी। नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है? मुकेश अंबानी कौन है? हम नहीं जानते। हम उनके गुलाम नहीं हैं, नरेंद्र मोदी उनके गुलाम होंगे। जय हिंद, जय भारत, साथ ही जय जवान जय किसान।